अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 13 हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण से हम लोग क्या क्या जानते हैं, जो पढ़ चुके हैं उसमें हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण मतलब जैसे घास हो गया, जंगल हो गया, जलवायु हो गया, तापमान, वर्षा, ये सारा क्या है, हमारा पर्यावरण का हिस्सा। अब हम लोग इसमें मेन चीज़ पढ़ेंगे और इस पूरे चैप्टर को फिर मैं समझाऊंगा अच्छे से, तो लाइन बाय लाइन पढ़ के करूँगा। जैसे सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब हम लोग ये पहले जान चुके हैं कि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों अलग चीज़ है। उत्पादक और उपभोक्ता, स्वपोषी और परपोषी। उत्पादक उसको कहते हैं जो खुद से उगाए, और उपभोक्ता उसको कहते हैं जो किसी और पर निर्भर करे। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी पर एवं परजीवी में बांटा गया है। ठीक है, तो शाकाहारी किसको कहते हैं, तो जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाए, शाकाहारी सॉरी शाकाहारी जो सिर्फ और सिर्फ घास खाए, मतलब हरा सब्जी, साग वगैरह खाए, ये हो गया शाकाहारी। हम लोग जानते हैं वेजिटेरियन जिसको कहते हैं। और आता है मांसाहारी जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाए, जैसे नॉनवेज वाला। और सर्वाहारी, तो हम लोग क्या है, सर्वाहारी, हम लोग दोनों चीज़ खाते हैं, जैसे डॉग्स वगैरह, मतलब कुत्ता वगैरह, बिल्ली वगैरह, ये सब क्या है, सर्वाहारी। लेकिन मांसाहारी शेर और शाकाहारी का हिरन, बकरी, ये सब क्या है, शाकाहारी। ठीक है, आगे बात। अब हम लोग को मेनली देखना है आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर है। स्वपोषी अथवा परपोषी प्रथम पोषी स्तर है। स्वपोषी अथवा परपोषी प्रथम पोषी स्तर है, तथा सौर ऊर्जा का हस्तान स्थिरीकरण स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। हम लोग को पता है कि जो स्वपोषी होता है वह सूर्य की प्रकाश से स्वतः अपना खाना तैयार करता है, तो वो ऊर्जा का क्या करता है, हस्तांतरण होता है। जो हम लोग पेड़ पौधे से एनर्जी ली, पेड़ पौधा सूरज से एनर्जी लिया, हम लोग पेड़ पौधा से लिए, या फिर एक अगर साइकिल देखेंगे तो इस तरह से साइकिल देख सकते हैं कि पेड़ पौधा से क्या लिया, शाकाहारी जानवर लेगा, शाकाहारी से मांसाहारी जानवर लेगा, ये एक तरह से चेन बना होता है। तो इस चेन में हम लोग इसी को बोलते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला से क्लास 10 में कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसी के लिए मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि जो एनर्जी लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। मतलब अगर ग्रीन प्लांट के पास 100 एनर्जी है, तो जब इसको हिरन खाया तो इसके पास टोटल 100 एनर्जी नहीं पहुंचेगा, कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, और जब हिरन को शेर खाएगा तो उसके पास भी कुछ और कम हो जाएगा। अब शेर को मरने के बाद गिद्ध खाता है, तो गिद्ध वगैरह को भी जो होगा उसको पूरी तरह से पूरा पोषण नहीं मिलता है। यही कहने का तात्पर्य है कि जो पोषण स्तर है वो धीरे धीरे आगे चल के कम होते जाता है। जैसे शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषीय स्तर है। पहला मैंने क्या कहा कि आहार श्रृंखला का ये स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषीय स्तर है, इसको अंडरलाइन करके लिख लेना। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषीय स्तर है। दूसरा शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषीय स्तर है। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, द्वितीय पोषीय स्तर है। छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषीय स्तर है, तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषीय स्तर है का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करते हैं। हम लोग भोजन क्यों खाते हैं, क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योनिक अन्योन अन्योन क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। मतलब आखिर हम लोग जो अनाज खाते हैं उसमें कुछ ना तो कुछ एनर्जी रहता है, प्रोटीन, मिनरल्स, वही तो हमारे शरीर में मिलता है। तो वही क्या बोल रहा है, ये क्या हो रहा है, एक घटक से दूसरे घटक में ट्रांसफर हो रहा है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, स्वपोषी सौर प्रकाश ऊर्जा में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी अपना खाना कैसे बनाता है, तो सूर्य की प्रकाश में बनाता है। अब देखें, यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय के सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। तो जितना भी संसार में जैव समुदाय है तो सबके लिए ये सूरज का ऊर्जा बहुत आवश्यक है। स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अब घटकों तक जाती है। जैसे कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था, जब ऊर्जा का एक
जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा के कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। अभी मैंने तुरंत बताया कि जो हम लोग किसी से लेते हैं कुछ, तो वो 100% हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते। वो कुछ ना कुछ कहीं न कहीं क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो बस यही इसका कहना है। तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया है तथा पाया गया। सबसे पहले इसको एकदम अच्छे से बना लेना है। क्या है? पोषी स्तर। सबसे पहला क्या है? उत्पादक, फिर प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। ठीक है? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है? तो इसको अच्छे से देखना है। अब आगे समझना है। क्या है? एक स्थल पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे के पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्या बोला? कि एक स्थलीय परितंत्र के में हरे पौधे की पत्ती द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग, 100% में से 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है? तो जो सूरज का प्रकाश पत्ती पे पड़ता है, उसका सूरज का प्रकाश जो पत्ती पड़ता है, उसका लगभग कितना? सिर्फ 1%, जितना पड़ा उसका लगभग 1% पौधा अपना खाना में क्या कर पाया? उसको परिवर्तित कर पाया। खाना खाने का मतलब अपने ऊर्जा में ले पाया। फिर आगे, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं। ठीक है? अब पौधा को कौन खाया? प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी जानवर। तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। अब ये ऊष्मा के रूप में क्या हुआ? पौधों से ह्रास हुआ। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव क्रियाओं में वृद्धि और जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है। मतलब अगर हम लोग किसी से 100 एनर्जी लिए तो उसमें से मात्र हम लोग कितना अपने पास रख पाए? 10%। और बाकी का 90% क्या हुआ? उसको खाने में, चबाने में, पचाने में बर्बाद हो गया। ठीक है? तो अगले स्तर में उपभोक्ता को उपलब्ध हो जाता है कितना? 10%। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बन पदार्थ की मात्रा का औसत 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। मतलब अगर पेड़ पौधा के पास 100 है तो उसको जो कंज्यूम करेगा उसके पास क्या आएगा? 10% आएगा। और फिर उसको जो कंज्यूम करेगा उसके पास भी कितना आएगा? 10%। क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा में की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 तथा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषीय स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषीय स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। यह अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। अब देखिए, जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर वाले के पास होगा और जो सबसे नीचे होगा उसके पास क्या होगा? ज़्यादा। तो वही कह रहा है, सामान्यतः निचले स्तर पर जीवों की संख्या अधिक है, अतः उत्पादक स्तर पर संख्या सर्वाधिक होता है। मतलब जो उत्पादक है ये ज़्यादा होता है। ठीक है? आगे, विभिन्न आहार श्रृंखला की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाए जाते हैं। मतलब हर जीव 2 या 2 से अधिक तरह का जीव द्वारा खाया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे ये मेढक है। मेढक को कौन-कौन खा सकता है? तो मेढक को अधिकतर कुछ चिड़िया लोग खाते हैं, या फिर हम लोग जानते हैं कि नाग खा जाता है या साँप खा जाता है। अब हम लोग इस फिगर से देखेंगे कि हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है जीने के लिए। कैसे? जैसे सबसे नीचे में कौन है? उत्पादक। इसको कौन खाया? बकरी। ठीक? और कौन खाया? खरगोश। जितना भी शाकाहारी जानवर है वो खाया। अब शाकाहारी जानवर को कौन खाएगा? लोमड़ी, सियार, कुत्ता या फिर लास्ट में शेर। ठीक है? लास्ट में शेर कहने का मतलब कि इन सभी को लगभग शेर खा सकता है, जितना भी फिगर। ठीक? अब उसी तरह से जैसे चूहा, चूहा को कौन खाता है? उल्लू और सांप। तो उसी तरह से हर किसी को खाने के लिए कुछ न कुछ उसके लगभग कम से कम 2 ऐसे-ऐसे जानवर होते हैं जो उसको पूर्णतः खा सकते हैं। तो इसी तरह यही बात कहा। अब आगे यही कहा कि आमतौर पर प्रत्येक जीव को 2 अथवा अधिक जीवों के द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। जो उसको खा रहा है वो भी उसको भी कोई ना कोई खा रहा है। यही है आहार श्रृंखला। ठीक है? अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होता है तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। ठीक है? तो ये पूछ सकता है आहार जाल, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, स्वपोषी, परपोषी, ये क्वेश्चन पूछता है। आगे, ऊर्जा प्रवाह के चित्र 13.4 क्या है? ये है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें? सूरज में। सूरज से कौन आया? जो उत्पादक है, सूरज से उस वो क्या किया?
कुछ 90% लिया मान लेते हैं, तो ये 10% ह्रास हो गया। इसके पास 100 था सूरज के पास, तो सूरज से 10% लेते लेते रास्ता में ही बर्बाद हो गया उत्पादक के पास। अब इसके पास 90 बचा। अब 90 से जब ये शाकाहारी के पास आएगा तो क्या हो जाएगा 80, उसमें भी 10% मान ले खराब खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा या कुछ भी। फिर आगे 100, 90, 80 और मांसाहारी के पास 70, और फिर जो शीर्ष मांसाहारी है उसके पास कितना पहुंचेगा 60। मतलब उसके पास कुल एनर्जी का लगभग 60%, मतलब जो स्तर है उसमें 10% कम होते होते जाता है। ठीक है, आगे पहली ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होते हैं, मतलब इस सीधा सीधी उसके पास जाता है, लेकिन बाकी क्या होता है घूम फिर के जाता है। तो वही एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। अब ऐसा हो सकता है कि सूरज से क्या क्या पौधा ले लिया प्रकाश, और उसको जो प्रकाश बचा वापस भेज दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। वो जो ले लिया सो ले लिया। अब वो क्या करेगा, वो खुद अपने में रखेगा या उसको किसी न किसी जो जो उस पौधे को खाएगा उसको अपना एनर्जी वो दे देगा। जैसे हम लोग खाते हैं हरा सब्जी, हम लोग भी क्या है, हम लोग भी उस पोषण को लेते हैं। ठीक है, आगे स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती, तथा शाकाहारी को हस्तांतरित कर दी जाती है। हम लोग अभी तुरंत क्या बताएं कि वो खुद नहीं उसको रिटर्न कर सकता है, जबकि वो किसी और को दे सकता है। अब जो पौधों में है वो किस में आ गया, ताकत या फिर जो भी विटामिन है, आयरन है, मिनरल है, जो भी वो क्या आ गया अब दूसरे स्तर पर जो उसको खाया। आगे हस्तांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती। यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक हस्तांतरित होती है एवं अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती। दूसरे प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा पर हानि के कारक प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। अभी तुरंत बताएं कि ये क्या होता है, जब इस सूरज के पास है या उत्पादक के पास गया, फिर शाकाहारी के पास गया, फिर मांसाहारी के पास गया, फिर शेष मांसाहारी के पास गया, तो इसमें लगातार क्या हो रहा है, ह्रास होते जा रहा है। तो ये जो ह्रास होने का दर है सब में बना रहेगा। ऐसा नहीं कि उत्पादक वापस कर देगा सूरज को अपना ऊर्जा, नहीं कर सकता है। शाकाहारी उत्पादक को नहीं कर सकता है, मांसाहारी शाकाहारी को नहीं वापस कर सकता है, लेकिन उससे ले सकता है। लेकिन लेने के दौरान ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास हो जाता है। तो थोड़ा सा और है, चैप्टर हो जाएगा खत्म। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रवाहित होते हैं। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों को रोग तथा कीड़ों से बचाने के लिए फिर नाशक एवं रसायन का अत्यधिक प्रयोग करता है। मतलब जब कहीं भी कहीं आसपास अगर आप खेत गए होंगे बीज रोपाई के समय, तो बीज में क्या करता है, कुछ हानिकारक जो है केमिकल मिला के छीट देता है, और उस दौरान जब तक उसका अच्छे से कल्टीवेशन नहीं हो जाता है तब तक वहाँ पे किसी बच्चे को या फिर किसी आदमी को वहाँ के बीज को खेत से उठा के खाने के लिए मना करता है। अगर कोई देख लेगा तो वहाँ से आपको भगा देगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, रसायन मिला हुआ है जो हमारे लिए हानिकारक है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? पहला उपयोग कि इसको कीट वगैरह ना खाए, अगर खाए तो मर जाए, तो चिड़िया पंछी वगैरह ना खाए, तो उससे बचाने के लिए किया जाता है। तो ये क्या हो गया, मिट्टी में होने वाले पौधों द्वारा जल के खनिज के साथ अवशोषित हो जाता है। अब क्या होगा कि वो जो रसायन जिससे बीज से पौधा निकला, अब उसी पौधे में वो रसायन कुछ ना तो कुछ उस बीज में अंश होगा, वो धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी में घुल के धीरे धीरे उस पौधे के फल सब्जी या फिर जो भी उसका अनाज उगता है उसमें कुछ ना तो कुछ आते जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से प्रदूषण की तरह ही है। मिट्टी से इन पदार्थों द्वारा पौधों द्वारा जल एवं खनिज के साथ अवशोषित हो जाता है तथा जलाशयों में यह जलीय पौधे तथा जंतुओं में प्रवेश कर जाता है। अब अगर खेत से पानी जलाशय की ओर निकाल दिया गया या बारिश में पानी चला गया तो वो हानिकारक रसायन भी कहाँ चला जाएगा, उस नदी नाला पोखर जो भी होगा वहाँ, और या फिर उस पौधे से जो गाय बकरी या जो इंसान खाएगा उसको भी उससे नुकसान हो जाता है। यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत होते हैं। यह प्रत्येक कोशीय स्तर पर उत रोप उत्तरोत्तर संग्रहित होता है। अब जैसे एनर्जी धीरे धीरे मिलता है, उसी तरह जो होता है ये जो बीमारी है ये भी तो धीरे धीरे पहले पेड़ में होगा, फिर प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी में, मांसाहारी में, ये तो इंसान में भी धीरे धीरे फैल देगा। तो इसी कारण जो अभी पहले गिद्ध वगैरह जो था बहुत ज़्यादा जनसंख्या में था, तो इसी वजह से गिद्ध वगैरह भी कम हो गया। गिद्ध वगैरह कम होने का मेन रीज़न है कि जानवर वगैरह को जो पहले दवाई पड़ता था उसमें ऐसा केमिकल होता था
जिससे जानवर तो सर्वाइव कर जाता था, लेकिन जानवर मरने के बाद उसके शरीर में वो बना हुआ रहता था, जिससे उसको जो वल्चर खाता था, जो गिद्ध खाता था नोच के उसको, तो वो धीरे-धीरे बीमार होते जाता था और वो गिद्ध धीरे-धीरे लास्ट में मर जाता था। तो वो क्या हुआ, एक आहार श्रृंखला का ही भाग हो गया, तो धीरे-धीरे कम होते गया। अभी एक लुप्त होने के कगार पे है, लेकिन अभी सरकार उसको संरक्षण देके बचाने की कोशिश कर रही है। तो मेरा बताने का ये मतलब था कि अगर हम लोग का जो फूड चेन बना हुआ है, उसमें जो केमिकल वगैरह आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, सिर्फ एक वर्ग नहीं, पूरे वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है? ना कि सिर्फ पौधा, ना कि सिर्फ बकरी या जानवर, इंसान भी उससे प्रभावित या ग्रसित होते जा रहा है। इसी वजह से आजकल के दिनों में छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक में गैस की समस्या वगैरह नॉर्मल हो गई है। या फिर जो स्वास्थ्य का स्थिति है, जो पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि हमारे समय का खाना ये, हमारे समय का वो, घी, तो आजकल हर जगह ये क्या होगा, बर्बाद होते जा रहा है। आगे, अतः हमारे शरीर में यह रासायनिक सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है? ये जैव आवर्धन अंडरलाइन करके लिख लीजिए। जैव आवर्धन किसको कहते हैं? तो ये जो एक श्रृंखला में घुसने के बाद पूरे श्रृंखला में को विशालित कर देता है या फिर जो बर्बाद कर देता है, उसी को क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न जैसे गेहूँ, चावल, सब्जी, फल तथा मांस में पूरक रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उन्हें पानी में से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। अब जो गेहूँ के बाहर लगा हुआ है उसको तो हम धो देंगे गंदगी मिट्टी को, लेकिन गेहूँ के अंदर जो केमिकल पहले बीज लगाने समय डाला गया, उसको कैसे हम लोग हटा सकते हैं? कितना भी धो लेंगे वो नहीं हटने वाला है। आगे, हमारे क्रियाकलाप को किस प्रकार प्रभावित करता है? हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि ओजोन परत। तो एक ये ओजोन का जो फॉर्मूला है O3, इसको नोट कर लेना है। O3 ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला। देखिए, हम सब पर्यावरण का समेकित भाग हैं, ठीक है? मतलब हम सब जो हैं पर्यावरण का ही एक हिस्सा है। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियाँ हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम पर्यावरण से खुश हैं, पर्यावरण हमको हर चीज़ दे रहा है, तो हमें भी उसको ठीक रखना चाहिए। अगर हम पर्यावरण को खराब करेंगे, जंगल खत्म करेंगे, हर जगह सड़क ही सड़क या फिर पक्का ही पक्का कर देंगे, तो बरसात का पानी कहाँ जाएगा? तो धीरे-धीरे क्या होगा? वो एरिया सूखाग्रस्त हो जाएगा। इसी के लिए यही कहना है कि हम पर्यावरण के सम्मिलित रूप हैं। तो पर्यावरण को हमारा रक्षा करना और हमारा काम है पर्यावरण की रक्षा करना, जिससे संतुलन बना रहे। पृथ्वी एक तराजू की तरह है, जहाँ भी पर्यावरण के साथ जहाँ ज़्यादा भी छेड़छाड़ होता है या ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचाया जाता है, तो वहाँ कुछ न तो कुछ विपदा के रूप में आके उसको संतुलित कर देता है। आगे, ओजोन परत तथा यह किस प्रकार क्षयित होता है। तो ओजोन, ओजोन क्या है? O3। O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बने होते हैं। कौन? ओजोन। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बने होते हैं ओजोन। जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? वो क्या होता है? O2। तो उसको क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष है, ठीक है? इसमें क्या है कि ऑक्सीजन सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ओज़ोन क्या है? एक घातक विष है। लेकिन ये घातक विष होने के बावजूद भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ओज़ोन जो है सूरज से आने वाले हानिकारक किरणों को छान देता है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं, क्या चाय पत्ती पीते हैं? नहीं। तो चाय पत्ती को छान के अलग कर देते हैं। चाय पत्ती से अच्छा चीज़ जो होता है, चाय वगैरह उसको छान के अलग कर लेते हैं और जो उसमें खराब चीज़ रह जाता है, चाय पत्ती मतलब उसका पत्ती, उसको फेंक देते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह है क्योंकि उसको तो हम खाएँगे नहीं। तो उसी तरह सूरज से आने वाले अच्छे किरणों को छान के वो नीचे भेज देता है और खराब किरणों को छान के ऊपर ही रख देता है, अलग कर देता है। तो इसी के लिए ये हमारे लिए ओजोन क्या है, घातक होने के बावजूद भी बहुत उपयोगी है। परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाले परावैंगनिक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह परावैंगनिक विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरण, यह यह गैस मानव की त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है। जो परावैंगनिक किरण होता है, यह स्किन डिजीज को ज़्यादा इफेक्टिव करता है। ज़्यादा अब यह गैस मानव की त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है। वायुमंडल में उच्च स्तर पर परावैंगनिक विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से बने ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले परावैंगनिक विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन के ही स्वतंत्र परमाणु संयुक्त मतलब जो ऑक्सीजन यहाँ अलग हुआ था O2 से, और वही ओ 3 गो O मिलकर क्या बना लेता है? O3, और वही क्या कहलाता है? ओजोन, ठीक है? 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। ठीक है?
अब तीव्रता से गिरावट क्यों आने लगी? तो सीएफसी जो पहले फ्रिज वगैरह होता था उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता था, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी एकदम याद रखना है, सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसका प्रयोग करते थे जिससे ये ओजोन परत जो था इसको नुकसान होता था, ठीक है। मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारण माना गया। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज तथा अग्निशामक के लिए किया जाता है। अग्निशामक मतलब वो फायर ब्रिगेड वाला लाल जैसा टंकी हर जगह जो देखते हैं वही। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी में सर्वानुमति बनी कि सीएफसी उत्पादक को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यह एक अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां सीएफसी रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। अब जो रेफ्रिजरेटर आता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं होता है। अब कचरा प्रबंधन, अब हम लोग जानते हैं कि कचरा गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, गाना तो सुने हैं, तो आखिर है क्या? वो है उसका प्रबंधन, मतलब उसको आखिर हम लोग के पास कचरा आता है हम लोग तो रोड पे फेंक देते हैं, उसका कोई उपाय नहीं करते हैं कि कहाँ फेंकना चाहिए। इसी के लिए ये क्या है, प्रबंधन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाएं तो वहाँ डस्टबिन एक ना कहीं रखा हुआ रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है यूज मी। ठीक है। अब देखते हैं आपकी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है, जैसे किसी सब्जी का छिलका, ठीक है, किसी जो कोई नॉनवेज खाता है उसका हड्डी, ठीक है। हम जब हम उन्हें फेंकते हैं तो उसका क्या होता है? आइए इस प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप को करते हैं। हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे पर्यावरण द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी स्तरों का पाचन क्यों नहीं करते? एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, किसी विशेष प्रकार के पदार्थ। ये क्रियाकलाप को छोड़ के आगे पढ़ना है और इसको खत्म कर लेना है। हाँ, हो गया खत्म। क्या था, किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब कोयला जलाने से हम लोग को गर्मी मिलता है, ना कि कोयला खाने से, ठीक है। इसी कारण जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, आटा नहीं खाते, ठीक है। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु तथा दूसरे मृत जीवों द्वारा नहीं हो सकता। इन पदार्थों का भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊर्जा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्यतः अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ये कहना है कि हम लोग पढ़े हैं कि मृत जीवी कुछ ऐसा होता है कि जो मरे हुए जानवर वगैरह को खा पी के मिट्टी बना देता है। तो उसी तरह हम लोग जो खाना पीना खाते हैं, जैसे लेज खाएं प्लास्टिक फेंक दिए, तो वो प्लास्टिक होता क्या है? कभी भी जैसे आज आप किसी खाली गमला में एक पन्नी काट दीजिए, लेज का या कुरकुरे का किसी का भी, और उसको 5 साल के बाद भी निकालिएगा तो वो उसी तरह का, उसको धो दीजिएगा तो फिर भी चमकेगा, उसको कुछ नहीं होता है। तो वो क्या है, उस मिट्टी को बंजर बना देता है। तो यही हम लोग को क्या देखना है, कचरा प्रबंधन। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपगठित हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, ठीक है। तो जैव निम्नीकरण कौन कहलाते हैं? तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। आपके द्वारा बनाए गए पदार्थों में कितने जैविक नवीकरण थे? अच्छा, उसको छोड़ देना। आगे आगे क्या है? वे पदार्थ जो इन जैव प्रक्रम में अपघटित नहीं होते वो अजैव नवीकरण कहलाते हैं। जैव नवीकरण जो घटित हो जाए मतलब मिट्टी में मिल जाए, और जो नहीं मिले जैसे प्लास्टिक वगैरह क्या हो गया, अजैव नवीकरण। वे पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटक स्थल पर जाए किसी पर्यटक स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली पलौतियाँ इधर-उधर फैली हुई दिखाई देगी। हाँ, बहुत किसी को जो है इधर-उधर फैलाने की जगह इतना अच्छा सब लड़का या लड़की सब रहती है, अपने बैग में भी डाल लेती है। पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इन कचरों के निपटान के उपायों पर चर्चा की है। आइए इस समस्या पर गंभीर ध्यान देते हैं। हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृद्धि में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें प्रयोज्य वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं, पैकेजिंग के तरीके में बदलाव होने लगे हैं, अजैव नवीनीकरण वस्तु के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अपने विचार में इन सब का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अब इसका उदाहरण ये देख सकते हैं कि मॉल वगैरह कभी जाते हैं तो वो आपको प्लास्टिक का थैली कभी अब नहीं देगा, ठीक है। प्लास्टिक का थैली आपको लोकल मार्केट में भले मिल जाएगा, लेकिन कभी बड़े मॉल में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्या है, वो पर्यावरण के लिए टैक्स भरता है, और उसके इसी वजह से वो जो है हर जगह आपको कपड़ा का दे सकता है या फिर ये पेपर का दे सकता है, और किसी चीज़ का वो देगा ही नहीं। अब
इसमें सीखने योग्य बात क्या है कि परितंत्र के विभिन्न घटके क्या है, अन्योन्याश्रित होते हैं। उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को परितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। कौन? उत्पादक। जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है। यह ह्रास श्रृंखला में पोषी स्तर को साबित करता है। मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर समाधान होता है, समघात होता है। फिर सीएफसी, तो सीएफसी के बारे में बता चुके हैं। फिर आगे, हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरण अथवा अजैव निम्नीकरण हो सकता है। ठीक है, ये जैव निम्नीकरण अनिम्नीकरण जहाँ बताए थे उसको फिर से देख लेना है और अच्छे से लिख के उसको याद कर लेना है। निम्नीकरण अवनिम्नीकरण, उसका एग्जाम्पल, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। बिल्कुल सही। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, घास, पुष्प, कचरा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक। क्या बोला? निम्नीकरण। तो देखिए हम लोग निम्नीकरण में क्या पढ़े थे? निम्नीकरण किसको कहते हैं? जैव निम्नीकरण। तो जैव निम्नीकरण कहलाते कौन? वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाए। तो जहाँ जहाँ इसमें प्लास्टिक है, जैसे बी नंबर में प्लास्टिक है तो उसको हटा देंगे। तो फलों के छिलके, केक अर्थात नींबू का रस, केक, लकड़ी तथा घास। इसमें क्या पूछा? निम्नीकरण। निम्न में से कौन कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसमें सब हो जाएगा बी को छोड़ के, क्योंकि नींबू का रस भी हो जाएगा, उसे घास, पुष्प, चमड़ा निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे क्या होगा? घास के बाद मछली नहीं, बकरी नहीं, बकरी, गाय, हाथी नहीं, घास, बकरी, मानव। हाँ, ये सही है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।